94 की बातें कर रहा हूँ कि इंजीनियर आया करते थे मेरे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए। उन्होंने वो क्या करते थे, वो मैथ और फिजिक्स रखते थे, तीसरा सब्जेक्ट वो ज्योग्राफी रखते थे, और वो ज्योग्राफी भी चूंकि साइंस का सब्जेक्ट था अच्छा स्कोर करते थे। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे याद है 3 स्टूडेंट जो सबसे पहला मैंने 5 का ग्रुप पढ़ाया था, अली बहादुर 3rd आया था, मोईद 5th आया था, असदुल्ला फैज जो है वो 7th पे आया था, और तीनों डीएमजी में गए थे। अच्छा, ये भी जो उन्होंने स्कीम बदली है, ये बेसिकली डॉक्टरों और इंजीनियर्स को ना रेस में से बाहर करने के लिए की है, कि वो साइंस के पढ़े हुए लोग होते थे। मतलब एक मैथ वाला बंदा है, उसकी पूरी ग्रिप है, तो वो ले गया जनाब 170, तो 170 किसी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में तो नहीं आते, वो तो बंदे की नस्ल गुजर जाए तो वो इतना नहीं पढ़ सकता कि उसके इतने मार्क्स आ सके। सो ये जो सब्जेक्ट, हाँ आपने मसलन आप ये देखें कि आपका रुझान किस तरफ को था। आपने अगर बीए के अंदर फॉर इंस्टेंस आपने फिलोसफी पढ़ी है तो आप सीएसएस में भी फिलोसफी को ले सकते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी और आपकी इकोनॉमिक्स में ग्रुप अच्छी है तो आप बिजनेस स्टडीज को ले सकते हैं। अगर आपने कहीं से मास्टर डिग्री की है, एमबीए वगैरह किया हुआ है, तो आप 100 नंबर का वो सब्जेक्ट रख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कंसल्ट जरूर करें। मैं लोगों से यही कहता हूं कि आप अपनी क्वालिफिकेशन मुझे लिख के भेज दें, मैंने आगे से पेट फार्मूला बनाया होता है, अच्छा ये क्वालिफिकेशन का बंदा है, मैं उसको आगे से वो मैसेज भेज देता हूं कि आप ये वाले सब्जेक्ट रख ले। लेकिन डॉक्टर साहब आपने बड़ा एहतमाम किया है, आप ये सोशल सर्विस कर रहे हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग। जी सर जरूर। बाकी जितने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इवन कंपल्सरी, उनकी तैयारी एक तरफ है। इंग्लिश लैंग्वेज 100 नंबर का जो पेपर है, इंग्लिश एसे और इस्लामिया, इन 3 पेपर्स की तैयारी एक तरफ है। मैंने इसलिए कि आपने इतना तरद्दुद किया तो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। जी वो सीक्रेट ये है कि जब सीएसएस करवाने वाले इंग्लिश एसे, इंग्लिश जर्नल और बाज़ औक़ात वो ये कर लेते हैं, रख लेते हैं, अल्लाह आपका भला करे, इस्लामियात को, तो एग्जामिनर्स को कहते हैं कि बगैर लिखे एक हुक्म जारी करते हैं कि जी आप ये ना छांटी कर दें हमें, यानी छाननी लगा दें। तो ये चीज अपने ज़हन में रखें कि आपने क्वालिफाई कैसे करना, और क्वालिफाई करते हुए मसला आजकल मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं पढ़ाता सवाए इंग्लिश एसे के, और इंग्लिश एसे मैंने उस वक्त पढ़ाना शुरू किया है जब मैं खुद राइटर बना जी। तो मैं ये समझता हूं कि मैं लोगों के कंफ्यूजन दूर कर सकता हूं। मैं आपसे बल्कि ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगला एपिसोड या दरमियान में ऐसे क्या है, ऐसे कैसे लिखते हैं, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं। 2 साल पहले सीएसएस का एग्जाम आया, मेरा ख्याल उन्होंने को 200 कितने लोग पास किए, खप पड़ गई हर तरफ, जाहिर है अब मीडिया ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे से उन्होंने बात की, मैंने कहा जी इसी तरह रूटीन है, वो 200 से स्टार्ट करेंगे, 500 600 700 उनकी यही रूटीन है, उन्होंने इतने लोग ही पास करने होते हैं, उसी में से फिर वो बाकी निकालते हैं, क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट करना होता है, उनका मेडिकल करना होता है, फिर उनका इंटरव्यू करना होता है। तो मैंने एक ना आर्टिकल लिखा, लोकल साइट है एक तलीमी जाविया, अच्छा। उस वक्त अभी वो नई साइट बनी थी, तो वो एक मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा जी आपकी मेहरबानी, आप हमें ना इस पे लिख दें, एक आर्टिकल लिख दें कि सीएसएस में 98% तलबा फेल क्यों। अब जाहिर है वो जर्नलिस्ट है तो उनका एक स्टाइल होता है, उन्होंने हेडिंग ही ऐसा निकाला कि खप पड़ गई, तो मैंने लिख दिया आर्टिकल। वो आर्टिकल इतना पॉपुलर हुआ कि सिर्फ एक, मैंने जिस तरह कहा कि लोकल लेवल की साइट थी, उसको 30,000 बंदे ने पढ़ा, यानी उनकी साइट पे जो स्कोर आया उसका वो 30,000 था। वो दोबारा आए, उन्होंने कहा जी इसमें आपने सारा जोर दिया है इंग्लिश एसे के ऊपर। मैंने कहा जी मैंने बिल्कुल ठीक दिया है, क्योंकि उस साल क्या हुआ था कि अगर 100 लोग फेल हुए हैं तो फेल होने वालों का परसेंटेज जब उन्होंने निकाली तो 90 से 93-92% लोग इंग्लिश एसे में फेल हुए। उन्होंने मुझे कहा जी आप इंग्लिश एसे कैसे लिखते हैं, आप हमें इस पे एक आर्टिकल लिख दें। मैंने कहा जी लिख देते हैं। वो साइट का के अंदर ना अभी इंग्लिश के वर्ड्स लिखने का रुझान नहीं था, मतलब मैंने उन्हें कहा जी थीसिस स्टेटमेंट, उन्होंने थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड उर्दू में ही लिखा, यानी
THEIS नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने ते हे ये सीन जाल डाल के। डकू साहब जी जी उस आर्टिकल को 50,000 बंदे ने पढ़ा जी, 6,000 बंदे ने शेयर किया। और अभी मैं आपको साइट्स दे दूंगा, आप कभी देखिएगा, उसका लिंक देखिएगा कि उसको 10 से मुख्तलिफ साइट्स जो थी उन्होंने कॉपी किया। अच्छा, जाहिर है वो साइट वालों ने थोड़ा बहादुर किया कि यार ये हमारा आर्टिकल था, आपने उठाया। अब हमारे यहाँ आप अंदाजा कीजिए कि जिन साइट वालों ने उठाया ना, मैंने तो इतराज नहीं किया, मैंने उन्हें लेकिन इतना कहा, मैंने कहा यार ये एक साइट पे लिखा गया था, वहां इंग्लिश के अल्फाज का मार्जिन नहीं था, तो इस ऐसे के अंदर जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज हुए आप खुदारा उन्हें तो इंग्लिश में लिख लो, कम से कम इतना तो चेंज कर लो। तो अब यहां से आपको एक मजाज का पता चलता है लोगों के, कि लोग कहते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए। हो सकता है होते होंगे शॉर्टकट, लेकिन इंग्लिश में CSS में कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक ही शॉर्टकट है और वो है कि आप मेहनत ज्यादा कर लें, आपकी पहले से लैंग्वेज पर ग्रिप। और मैं आपको बात बताऊं, 90% लोग जो आते हैं CSS करने के लिए, उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप ऐसी नहीं होती। मेरे पास हो सकता है अभी भी तहरीरें पड़ी होंगी जिन लोगों ने बाद में पोजीशनें ली, कि जो मुझे मैसेज छोड़ के गए, मिलने आए, लिख के दे गए, या जब वो पहले दिन आए थे तो वो कहां खड़े थे। तो इंग्लिश एसे के ऊपर यानी राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? एक तो हो गया कि इंग्लिश एसे, फिर इंग्लिश जर्नल के अंदर भी एक आपने शॉर्ट एसे लिखना होता है, फिर वो जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बन जाती है ना एज अ राइटर, तो वो आपकी पूरे CSS में बड़ी हेल्प करती है। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, आपका सवालात को अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छा हो जाता है, आप एग्जामिनर की जो अटेंशन है उसको गैदर करने के लिए अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। मेरे पास अब भी कोई आए तो आप यूं कह सकते हैं, मैं माजरत चाहता हूं कि मेरे पास जान छुड़वाने का भी यही तरीका रह जाता है। फिर मैं कहता हूं अच्छा कुछ लिख के लाए। अच्छा सर, तो उसमें जैसे उन्होंने कहा कि कुछ लिख के लाए तो वो अगले दिन नहीं आते फिर। अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो सारा आपने बड़ा ब्रीफली, बड़ा खूबसूरत तरीके से इस बात को जो है वो हमारे नाजरीन के सामने रखा। एक चीज रह गई कि हम क्रिएटिव राइटिंग जिसको हम कह सकते हैं, कि मतलब हम चीज को देख रहे हैं उस मौजू को, तो ये सारे रैंडमली हम कहाँ से, अखबार से, किसी बुक से, किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी? वेरी 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 आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। बहुत प्यारा आपने वाइज क्वेश्चन किया। देखिए, जब स्टूडेंट्स आते हैं, मसलन उसने एक इस्लामियात की किताब पकड़ी हुई है, एक आयार की किताब पकड़ी हुई है, एक पाकिस्तान अफेयर की पकड़ी हुई है, तो मैं कहता हूं कि भाई ये तो सबने पढ़ी हुई है जी जी। तो अब आप दूसरों को एज आउट कैसे करेंगे? आपने उसे क्रिएटिव राइटिंग कह दिया, मैं इफेक्टिव राइटिंग कहता हूं। क्रिएटिव राइटिंग तो बहुत आगे की चीज हो जाती है ना। मैं तो कहता हूं खुदारा क्रिएटिव इफेक्टिव राइटिंग तो लिखो ना, क्योंकि आप मसलन बाज जगह अगर किसी के आपने इफेक्ट्स लिख रहे हैं, उसकी नंबरिंग है, तो हर नया जो फैक्टर आ रहा है उसकी रीजंस आ रही हैं, तो आप कम से कम नया पैराग्राफ तो शुरू करें ना, उसको घसीटते ना जाए। अच्छा, जब बात होती है, फिर ये जो बात आपने अभी की, होता ये है कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं ताकि अच्छे तरीके से पता चल सके। मसलन से हम बात करते हैं जी, एक बड़ा सवाल आता है और आमतौर पे लोग छोड़ देते हैं कि इस्लाम में औरत का मकाम क्या है। अच्छा, अब फिर वही बात है, मैं किसी किताब का नाम नहीं लेना चाहता, 1 2 3 हैं, उसमें से उन्होंने 10 12 पॉइंट्स दिए होते हैं, उन्होंने 12 पॉइंट्स को तकरीबन याद किया और जाकर ही प्रोड्यूस कर दिया जी। इस तरह से इफेक्टिव राइटिंग नहीं होती। इफेक्टिव राइटिंग का तरीका यह है, या क्रिएटिव राइटिंग जिसको आपने कहा, कि आप उन चीजों को यूं प्रेजेंट करते हैं कि जिस तरह ये आपके जाती ख्यालात हैं। यानी जाती ख्यालात से मुराद ये है कि ये पॉइंट्स मैंने खुद क्रिएट किए हैं। मैं आपसे 2-3 पॉइंट शेयर कर सकता हूं, कर देता हूं, आप हैरान परेशान रह जाएंगे। मसलन मैं भी इस सब्जेक्ट की बात करता हूं जिसे हमने नाम दिया जेंडर स्टडीज का। जी। ये सब्जेक्ट इन हुआ है
बहुत लोग पढ़ते हैं, बड़े नंबर आ रहे हैं। अच्छा, उसमें ना उन्होंने कहा है कि अमेरिका में सबसे पहले तहरीक चली खवातीन की जद्दोजहद की, फिर दूसरी तहरीक चली, फिर तीसरी तहरीक चली, फिर उनको तालीम का हक मिला, वरासत का हक मिला, जॉब का। अब मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि आप अगर जो हमारी शरीयत है यानी इस्लाम है, इस्लाम को एज ए रिलीजन नहीं, एज ए मंशूर, एक फिलॉसफी, एक नजरिए के तौर पे पढ़ें तो जितने हकूक इस्लाम ने औरत को दिए हैं, आज के जदीद तरीन मंशूर भी शायद वहां तक नहीं पहुंचे। मिसाल के तौर पे अमेरिका में बाकायदा तहरीक चली, खवातीन ने तहरीक चलाई। अमेरिका में जमहूरियत आई 1776 में, 1780s में उनका पहला इलेक्शन हुआ। अमेरिका में खवातीन को वोट डालने का हक नहीं होता था, इसके लिए उनको तहरीक चलानी पड़ी और 1920 में कामयाबी हुई। अमेरिका में ब्लैक्स को वोट का हक नहीं था, 1960 में जाके मिला। अमेरिका में कोई खतून प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती थी जी, ट्राइबल कल्चर था, पुराना कल्चर था, उन्होंने तहरीक चलाई। सो मच सो कि तालीम जो उनकी तरक्की का राज है, किसी तालीमी अदारे में खातून दाखिला नहीं ले सकती थी। जी सर। इसी तरह से मर्द को तलाक का हक था, औरत तलाक नहीं ले सकती थी जी। ये मैं नारोवाल या पतोगी की बातें नहीं आपसे कर रहा, ये किसी ट्राइबल एरिया की, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अच्छा, अब ये जितनी बातें मैंने आपसे की हैं, इस्लाम के इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम या लीगल सिस्टम में ये सारी बातें मौजूद। अब एक बंदे ने अटेम्प्ट किया पेपर, उसने कहा जी कि इस्लाम औरत को तालीम का हक नहीं फर्ज करार देता है, वरासत में हिस्सा देता है, पढ़ने का हुक्म देता है, एक्सेट्रा, बात खत्म। दूसरा बंदा कहता है जी नहीं 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 नहीं, अब आप इस्लाम को जदीद तनाजर में देखें जी कि रूस में इनकलाब आया तो जाके खवातीन की सुनी गई, और वो भी इस्लाम के अंदर है। इसी तरह से अमेरिका के अंदर ये चीज हुई। अब ये एक आप ऐसी बात कर देंगे जो आपने क्रिएटिव राइटिंग कही कि जो हो सकता है और यकीनन होगा कि 5-10% लोगों के नॉलेज में होती है, और ऐसा डक्कू साहब एक किताब पढ़ने से नहीं होता। इसके लिए आपको ना दिखे, आप माशाल्लाह खुद राइटर हैं, आप अभी एक टॉपिक को ले लें, किसी एक चीज को ले लें, समरी राइटिंग को ले लें, ऐसे राइटिंग को ले लें, आप एक किताब पढ़ें, फिर दूसरी पढ़ें, फिर तीसरी पढ़ें। जब आप चौथी पे पहुंचेंगे तो फिर आपका एक अपना पर्सपेक्टिव जो है वो तैयार हो चुका होगा, और असल मेच्योरिटी का, जिसे कहते हैं ना मेंटल प्रेगनेंसी, हामला दिमाग हो जाता है फिर आपका, तो फिर आप अपने तौर पर चीजों को डिलीवर करते हैं। इसके दो तरीके हैं, या आपकी अपनी रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, या फिर आपको अगर कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए तो फिर वो उस्ताद क्या होता है, उस्ताद के बाद वही निचोड़ ही पड़ा होता है, उसने जिंदगी में 20-25 किताबें पढ़ी होती हैं एक टॉपिक पे। जी अच्छा जी। सर, CSS PMS के सब्जेक्ट सिलेक्शन में कुछ ऐसा हो सकता है? अगला सवाल जी, मेरी आवाज आ रही सर आपको? मेरी आवाज, अगला सवाल कीजिए। मेरी आवाज आ रही सर आपको? मेरी आवाज आ रही सर मुनव्वर साहब? सर आपकी तरफ से कोई इश्यू हुआ है मेरे ख्याल में, मेरी आवाज तो आ रही है सर। मेरी नहीं, थोड़ी कट गई। CSS PMS में मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन में जब CSS और PMS में क्या फर्क है, वही सब्जेक्ट रख के हम दोनों इम्तिहानात को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं? इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मेरे ख्याल में जो राब्ता थोड़ा सा मुनक़ता हुआ है। साबिर साहब बात कर रहे थे CSS के हवाले से, हम बात कर रहे थे कि वो कहाँ से स्टार्ट हम कर सकते हैं तैयारी, इंग्लिश जा सकते हैं, ये सारी बातें इस शो में हम कर रहे थे। तो मुनव्वर साहब का राब्ता मेरे से एक दफ़ा कट गया है, दोबारा हम उनको लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं
वो हमारे तरफ नहीं पहुंचे, या तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आ रही है या फिर समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो इतने इन्हमाक से सुन रहे थे। उम्मीद मुझे ये है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, लोगों के साथ जो बातें शेयर कर रहे हैं, इन बातों का फ़ायदा लोगों को होगा। और हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा कि हम जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उस मकसद में अल्लाह पाक हमारे कामयाबी लिख दें। और इस तरीके से ये दुनिया जो है वो जैसे एक शेर है कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये हम अपने हिस्से की शम्मा जो है वो जला रहे थे, जिसमें मुनव्वर साबिर साहब हमारा साथ दे रहे थे। अपने जो उनका तजुर्बा है 20-30 साल का तजुर्बा जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने जो किंग मेकर जो है वो उनकी एक खूबसूरत तगो-दो वाली ज़िंदगी है, उन्होंने ज़िंदगी में बेशुमार लोगों की जो ज़िंदगी बदली। और जिस तरह से उन्होंने मशावरत, मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा समझ आई है, मेरे जितने भी दोस्त सुन रहे थे आपको भी उम्मीद करते हैं कि समझ आए होंगे। मुनव्वर साहब, आप दोबारा जो है मैं आपको इंशाल्लाह ताला लेता हूँ, और जो बाकी मेरे सवालात हैं उनको हम अगले सेशन तक मुलतवी कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर 2 सेशन बन जाएंगे। और इस तरह से जो है वो प्रोग्राम जो है उसकी खूबसूरती भी बनी रहेगी, और हम दोबारा हाजिर होते हैं। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अभी तक के लिए इतना ही। दोबारा अगले सेशन में आपके सवालात और लेते हैं, और मुनव्वर साहब को जो है वो तकलीफ़ एक दफ़ा फिर देंगे। ऐसे राइटिंग पे भी हम बात करेंगे कि उसको किस तरह से कर सकते हैं, इस पे भी एक भरपूर प्रोग्राम करते हैं। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।